साथियों नमस्कार। आज हम गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में पढ़ने वाले हैं पंवार वंश के एक ऐसे राजा के बारे में जिन्होंने उत्तराखंड गढ़वाल में पंवार वंशीय राजाओं में सबसे लंबा शासन किया था। और उन राजाओं की बात करें तो उन राजाओं के शासनकाल को उत्तराखंड के गढ़वाल तथा कुमाऊं का मैत्रिक संबंध काल भी कहा जाता है। और उन राजा के पिता की बात करें तो हम इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिनका नाम था दिलीप शाह। और दिलीप शाह का कार्यकाल उत्तराखंड के शासनकाल में पंवार राजाओं में सबसे छोटा कार्यकाल था। और जब उनके पुत्र राजा बने तो उन्हें उनकी माता ने कुछ समय संरक्षण दिया और संरक्षण देने के पश्चात पूरे गढ़वाल शासन में यानी श्रीनगर राजधानी में सबसे लंबा शासनकाल चलाया। और एक ऐसे राजा भी हुई जिनके बेटे ने यहाँ गढ़वाल से जाकर कुमाऊं क्षेत्र में भी शासन किया था, यानी चंदों के राज सिंहासन पर भी वो शासन करते हैं और उसके पश्चात गढ़वाल पर भी शासन करते हैं। तो ये खूबसूरत जानकारी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर आप लास्ट तक वीडियो के बने रहेंगे तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों जो राजा हैं या जिन राजाओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, इनसे रिलेटेड कई एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं। और ये जो अंतिम पंवार वंशीय राजा होते हैं, इनसे जुड़े हुए कई इंपॉर्टेंट तथ्य एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे पिछले एग्जाम्स में यहाँ से कई प्रश्न बने हुए हैं। आज हम सीधा शुरू करते हैं प्रदीप शाह से। तो प्रदीप शाह वास्तव में पंवार वंश के 51वें राजा थे। तो आइए डिटेलिंग कुछ देखते हैं। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको डायरेक्ट हाईलाइट करके बता रहा हूँ। देखिए कहाँ से शुरू होता है और क्या इनकी कहानी थी। हम पढ़ रहे हैं पंवार गढ़वाल पंवार वंश। पंवार वंश के अभी तक हम 50 राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे पहले हम चंद राजवंश को भी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन्हें भी पहले देख सकते हैं। तो पंवार वंश हम राजा प्रथम कनकपाल से लेकर के 50वें राजा दिलीप शाह तक पढ़ चुके हैं। और जो इनके पिता थे यानी अभी ये है प्रदीप शाह 51वें, इनके पिता 50वें राजा थे। उनका सबसे छोटा शासनकाल था पूरे पंवार राजाओं में और इनका शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल है। यानी इनका जो शासन चला था वो 1717 से लेकर के 1773। अगर टोटल शासनकाल की बात करें तो 56 वर्ष इन्होंने शासन किया था। ये शासन कर रहे हैं श्रीनगर गढ़वाल में, क्योंकि ये अभी जो राजा हैं ये श्रीनगर के ही हैं और पंवार वंशीय राजा हैं, जिन्हें कि हम परमार वंशीय राजा भी कहते हैं। और लंबा शासनकाल के साथ साथ हुआ क्या था, जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी दिलीप शाह की, तब ये अल्पायु के थे। अल्पायु मतलब कम आयु के थे, राजा बनने योग्य नहीं थे। उस कंडीशन में इनकी जो माँ थी उनका नाम कनकई देवी था। तो इन माँ ने कुछ समय संरक्षण के रूप में कार्य किया था। इससे पहले हम ये भी जान चुके हैं कि भाई पृथ्वीपति शाह को भी उनकी माँ माता कर्णावती ने संरक्षण दिया था। फतेह शाह को भी उनकी माँ माता कटौची रानी ने भी संरक्षण दिया था। और इन्हें दे रही है इनकी माँ संरक्षण, उनका नाम है कनकई देवी। तो ये जिन माताओं ने अपने पुत्रों को संरक्षण दिया उनमें हमने 3 राजाओं का अभी तक याद रखना है। पहले पृथ्वीपति शाह, दूसरे फतेहपति शाह और तीसरे हो गए हैं प्रदीप शाह। तो उसके बाद अगर बात करें इनके शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं या इनके शासनकाल की क्या कुछ खास विशेषताएं हैं, उनमें देखिए पहला जो खास बात है वह है कि इन्होंने देहरादून में गुरुद्वारा बनाने के लिए लगभग 4 गांव दान दिए थे सिखों को, ताकि वो गुरुद्वारे का निर्माण कर सकें। और आज देहरादून में जो गुरुद्वारा बना हुआ है वो गुरुद्वारा देहरादून के अंदर जो रानी पंजाब कौर ने बनाया था, वो देहरादून के अंदर गुरुद्वारा भी इनके द्वारा दिए गए गांव में से एक गांव में ही है। अब उसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ था। इनके दरबार में पंजाब के सरदार सिंह, जो सरदार सिंह थे, इनके 5 पुत्र इनके दरबार में आते हैं। उनको कहा जाता है पंच भैया कठैत, यानी 5 भाई कठैत। तो 5 भाई कठैत इनके दरबार में आए थे। और जब ये इनके दरबार में आए थे तो इन 5 भाइयों को पौड़ी के पंच भैया खाल में वध कर दिया गया था, इन 5 भाइयों का। और ये राजा द्वारा करवाया गया था, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये हो गई थी कि ये भी अपने मनमाने तरीके से शासन चलाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे इससे पहले हमने देखा रानी कटौची के जो भाई आए थे सिरमौर से, उन्हें मारा गया था, जो गढ़वाल का फड़निवास कहा जाता पुरिया नैथानी। और जो पुरिया नैथानी ने जो 5 भाई मारे थे वो तो थे किसके शासनकाल के,
वो थे फतेह शाह के शासनकाल के। और ये जो पंच भाई कठैत हैं, ये कठैत 5 भाई थे प्रदीप शाह के शासनकाल के। इनको कहाँ पर मारा गया? तो पौड़ी के पंच भैया खाल में मारा गया था। इसलिए यहाँ पर अभी इस स्थान का नाम भी पंच भैया खाल ही रखा गया है, क्योंकि 5 भाइयों का वहां पर वध कर दिया गया था। प्रदीप शाह के शासनकाल की ये बात है। आगे एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हम यहाँ से याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा खास है। ये इसलिए खास है क्योंकि यहीं से कुमाऊं और गढ़वाल की मित्रता शुरू हो जाती है, यानी दोनों में मैत्रिक संबंध बन जाते हैं। अब वो कैसा होता है देखिए। और जो प्रदीप शाह राजा थे, ये थे श्रीनगर के राजा, और उस समय कुमाऊं के अल्मोड़ा में शासन चल रहा था चंद राजा कल्याण चंद चतुर्थ का। अब जब कल्याण चंद चतुर्थ वहां कुमाऊं में शासन कर रहे थे और गढ़वाल में ये प्रदीप शाह शासन कर रहे थे, उसी समय एक बहुत भीषण आक्रमण हो जाता है कटेहरों का। वो कटेहरों का आक्रमण होता है 1773 के आसपास। तो 1773 में ये आक्रमण एक्चुअल में कुमाऊं में हुआ था। जब कुमाऊं में ये कटेहरों का आक्रमण हुआ तो यहाँ पर आक्रमण करने वाला जो कटेहर था, यानी जो मुस्लिम सरदार था, उसका नाम था मोहम्मद खां। और मोहम्मद खां ने जब आक्रमण किया तब दोनों ने प्रदीप शाह और जो कल्याण चंद चतुर्थ थे, इन दोनों ने मिलकर के साथ में युद्ध किया था। तो पहली बार ऐसा हुआ था जब कुमाऊं और गढ़वाल की दोनों सेनाओं ने मिलकर के एक युद्ध लड़ा था, और वो युद्ध लड़ा था कटेहरों के खिलाफ, यानी मोहम्मद खां के खिलाफ। अब इस युद्ध में हुआ यह था कि जो कल्याण चंद चतुर्थ था, इनकी सेना पराजित हो गई थी, यानी कल्याण चंद चतुर्थ को अपना राज्य गंवाने की नौबत आ गई थी। ऐसी कंडीशन में एक ही समाधान था कि संधि करना। अब जैसे ही कल्याण चंद चतुर्थ ने इस जो मोहम्मद खां था, इससे संधि का प्रस्ताव रखा, तो भाई अक्सर कर हमने ये इतिहास में देखा है कि संधि करने वाला कुछ डिमांड करता है, कुछ मांग करता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। यहाँ पर मोहम्मद खां कल्याण चंद चतुर्थ से 3 लाख की डिमांड करता है, और ऐसी हालत में कल्याण चंद चतुर्थ के पास 3 लाख रुपया नहीं थे, और वो 3 लाख रुपए उसके बाद प्रदीप शाह ने यहाँ से एक प्रकार से क्षति के रूप में, या आप ये समझें युद्ध की भरपाई करने के लिए मोहम्मद खां को दिए थे। वो मोहम्मद खां को 3 लाख रुपए देने के पश्चात ये जो कुमाऊं के कल्याण चंद चतुर्थ का शासन था या सिंहासन था जो अल्मोड़ा में था, इसे मुक्त कर दिया था कटेहरों से। तो ये एक प्रकार से सहायता राशि भी आप समझ सकते हैं। एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि उस समय प्रदीप शाह ने कल्याण चंद चतुर्थ को या उसके राज्य को बचाने के लिए 3 लाख रुपए कर्ज दिया था, उधार के रूप में दिया था। हालांकि बाद में ये चुकता हुआ या नहीं हुआ ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन 3 लाख रुपए कर्जे के रूप में दिया था। और दिया किसे था? ये कल्याण चंद चतुर्थ को। और कल्याण चंद चतुर्थ के द्वारा कहां दिया गया था? मोहम्मद खां, क्योंकि मोहम्मद खां ने उस समय कुमाऊं पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो आधिपत्य स्थापित हालांकि हुआ तो नहीं था कंप्लीट तरीके से, लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई थी। तो कल्याण चंद चतुर्थ के शासन को बचाने के लिए या कटेहरों से मुक्त करने के लिए प्रदीप शाह ने पैसा दिया था। तब ये कहा जाता है कि ये इन दोनों का जो शासनकाल है, प्रदीप शाह और कल्याण चंद चतुर्थ का, ये दोनों कुमाऊं और गढ़वाल में मैत्रिक काल माना जाता है, मित्रता काल। तो फ्रेंडशिप का काल ये माना जाता है, ये आप याद रखेंगे, फ्रेंडशिप काल। ये घटनाक्रम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल कुमाऊं मैत्रिक काल कौन सा कहा जाता है? तो प्रदीप शाह और कल्याण चंद चतुर्थ। इतनी बातें हम जान गए हैं। यहां से आगे देखते हैं कौन कौन से घटनाक्रम और होते हैं। प्रदीप शाह के समय में देहरादून पर एक आक्रमण होता है, वो होता है 1757 में। ये करता है नजीम खां। और ये नजीब खां भी एक प्रकार का कटेहर ही था, क्योंकि इन्हें ये लगा कि भाई प्रदीप शाह इतना पैसा दे रहा है, इसका मतलब गढ़वाल राजा के पास काफी धन धान्य है, और था भी। और जब धन धान्य था तो ये देहरादून पर आक्रमण करता है। और देहरादून पर आक्रमण करता है तो 1770 तक शासन भी करता है ये, 1757 से। नजीब खां के साथ अन्य भी रहते हैं, लेकिन शासन करता है देहरादून पर। इसी स्थिति को देखते हुए प्रदीप शाह ने अपनी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी उस जमाने में देहरादून हुआ करती थी पवारों की, उसको उन्होंने वहां नवादा से बदल करके धुमावाला स्थापित कर दिया था। क्योंकि नवादा में ये कटेहर बार बार परेशान करते रहते थे, तो इन्होंने धुमावाला स्थापित कर दिया था। तो देहरादून की राजधानी नवादा से धुमावाला ले जाने वाले जो राजा थे वो थे प्रदीप शाह। इतनी बातें भी हमने याद रखनी है। देहरादून ग्रीष्मकालीन राजधानी को परिवर्तन किया था। देखो उस जमाने में पंवार वंशीय शासन में मुख्य राजधानी इनके पहाड़ों में हुआ करती थी,
और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो देहरादून यानी प्लेन एरिया में हुआ करती थी। जस्ट आज के अपोजिट, आज ग्रीष्मकालीन राजधानी पहाड़ों में है और परमानेंट राजधानी बना रखा है, हालांकि वो परमानेंट नहीं है, वो देहरादून में है। इस प्रकार से हमने इतनी जानकारी किससे रिलेटेड याद रखनी है? प्रदीप शाह। वह प्रदीप शाह जो कि गढ़वाल शासन में सबसे लंबे काल तक शासन करते हैं। अब आगे कुछ बात और कर लें। प्रदीप शाह के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को संरक्षण मिला था एज ए कलाकार के रूप में। और कलाकार का मतलब वह व्यक्ति, एक कलाकार तो थे, कलाकार में वो चित्रकारी भी करते थे और लेखक भी थे, कवि भी थे, मतलब दोनों चीजें थी। तो उन्हें संरक्षण दिया था प्रदीप शाह ने। और तो वो कौन थे? वो थे मौलाराम तोमर। तो मौलाराम तोमर को पहली बार राज्य में संरक्षण प्रदान किया गया एज ए कलाकार के रूप में। वो कलाकार के रूप में संरक्षण देते हैं प्रदीप शाह। और ये प्रदीप शाह ने जब इन्हें मौलाराम को संरक्षण दिया, तब मौलाराम अपनी चित्रकारी और अपने कविता लेखन अच्छे तरीके से करने लग गए थे, क्योंकि राजा से आर्थिक सहायता इनको मिलती थी। उसके बाद प्रदीप शाह के साथ साथ इन मौलाराम को अन्य राजाओं ने भी संरक्षण दिया है। जैसे प्रदीप शाह ने तो दिया, ललित शाह ने दिया, जो कि प्रदीप शाह के पुत्र थे। इनके बाद ललित शाह के पुत्र जयकृत शाह ने भी दिया। उसके बाद ये ललित शाह के ही पुत्र प्रद्युम्न शाह, इन्होंने भी इस मौलाराम को जो है एक कलाकार के रूप में अपने राज्य में संरक्षण दिया था, यानी बहुमूल्य व्यक्ति के रूप में। तो ये 4 राजाओं ने मौलाराम को संरक्षण प्रदान किया था। हम इनमें से इन सभी का नाम याद रखें। यदि आप प्रदीप शाह का नाम याद रख लेते हैं कि पहली बार प्रदीप शाह ने ही मौलाराम को संरक्षण दिया था, उसके बाद 3 राजाओं का नाम और याद रखना है, उसके बाद हो गया। इतनी सी कहानी है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। एक ग्रंथ की यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रचना हुई है, उसके बारे में भी हम याद रखें। वो ग्रंथ है रामायण प्रदीप। अब ये जो रामायण प्रदीप है, ये रामायण प्रदीप ग्रंथ प्रदीप शाह के ही लिए लिखा गया है, यानी प्रदीप शाह की बातों पर लिखा गया है, प्रदीप शाह के शासनकाल में लिखा गया और प्रदीप शाह पर ही ये रचित की गई है। ये जो रामायण प्रदीप लिखा गया है, ये लिखा गया है मेधाकर शर्मा। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि उत्तराखंड के पंवार वंशों का प्रथम साहित्य ग्रंथ कौन सा था और किस कवि ने लिखा था? यदि आपको यह जानकारी है तो आप इसका उत्तर कमेंट में आकर के जरूर दीजिएगा। और ये तो बात हुई किसकी? रामायण प्रदीप की, जो कि मेधाकर शर्मा नामक रचनाकार ने लिखा था। उसके बाद प्रदीप शाह की कुछ 1-2 बातें और बच जाती है, वो फैक्चुअल बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदीप शाह के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वह क्या इंपॉर्टेंट है? वह है कि प्रदीप शाह के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वह सिक्के वर्तमान में लखनऊ संग्रहालय में रखे गए हैं। तो इनकी जानकारी भी हमें याद रखनी है। किस राजा के अभिलेख या किस राजा के जो सिक्के हैं वह लखनऊ संग्रहालय में रखे गए हैं? तो वह रखे गए हैं किसके? प्रदीप शाह के। एक अंतिम इंपॉर्टेंट बात प्रदीप शाह से रिलेटेड वह है कि प्रदीप शाह की मृत्यु। तो मृत्यु के लिए कई बार ये कारण पूछे जाते हैं कि किस कारण से राजा की मृत्यु हुई थी। देखो, उस समय गढ़वाल क्षेत्र के सबसे बड़े राजा थे और सबसे बड़े पद पर थे, तो उनसे रिलेटेड जितने भी जुड़े हुए तथ्य हैं वो तो पूछे ही जाने हैं। तो इनकी जो मृत्यु होती है वह होती है लकवा से। अब आप ये बात ध्यान रखना, पूरे पंवार वंशीय राजाओं में ऐसी मृत्यु किसी का वर्णन नहीं है। हालांकि हो सकता किसी अन्य की भी हुई हो, लेकिन जानकारी में केवल इनका है कि लकवा से मृत्यु हुई थी। और कुछ राजा ऐसे भी थे, यानी एक राजा ऐसे भी थे जिनकी मृत्यु नदी में बोट से डूब करके हुई थी। अब वो किसकी हुई थी ये हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, और वहाँ पंवार वंशीय प्ले लिस्ट पूरी वीडियो सीरीज में है, आप वहाँ से देख करके उसे भी याद कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी हमने प्रदीप शाह से रिलेटेड पढ़ी है। और प्रदीप शाह से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनने हैं मैं ये बताता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेंगे कि भाई प्रदीप शाह का एक तो इम्पोर्टेंट है कि शासनकाल, क्योंकि सबसे लंबा है, ये तो इम्पोर्टेंट होना ही होना है। फिर माता का संरक्षण, कनकई देवी, याद रखना ये कटौची देवी भी है, कटौची नहीं, ये कनकई देवी है, कनकई देवी। उसके बाद जो ये कुमाऊं और गढ़वाल का मैत्रिक संबंध काल है, ये वाला काल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। और किस से मित्रता हुई थी? कल्याण चंद चतुर्थ से। और उसके पीछे का कारण ये था कि कटेहरों का आक्रमण, इस वजह से गढ़वालियों ने जो है कुमाऊनियों को सहयोग दिया था। और एक इंपॉर्टेंट हो सकता है ये मौलाराम को संरक्षण, क्योंकि मौलाराम को पहली बार संरक्षण मिला था
प्रदीप शाह के शासनकाल में। और ये ग्रंथ रामायण प्रदीप ये तो टॉप मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। और इनकी मृत्यु और इनसे जुड़े हुए जो सिक्कों का तथ्य है लखनऊ में प्राप्त है या लखनऊ में रखे गए हैं वो भी हम याद रखेंगे। इतनी जानकारी याद रखनी है प्रदीप शाह से रिलेटेड। बस 5 क्वेश्चन यानी 5 पॉइंट हमें याद रखना है, पूरा प्रदीप शाह जितनी भी जानकारी थी वो सारा कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। और ये जो पंचभैया खाल में 5 भाइयों की मृत्यु हुई ये भी खास है। इसके अतिरिक्त आपको प्रदीप शाह के बारे में अन्य जानकारी पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, ये इनफ है, बहुत ज्यादा है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो हमने पढ़ दिया 51वां राजा प्रदीप शाह के बारे में। अब यहां से आगे देखते हैं 52वां राजा कौन थे। देखो 52वें राजा की कहानी है, वह थे ललित शाह। ललित शाह से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये कुमाऊं में आक्रमण कर देते हैं। देखिए हुआ क्या था, पिता के समय में मित्रता हुई थी कुमाऊं के साथ और पुत्र क्या कर रहे हैं, कुमाऊं पर आक्रमण कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? उसके पीछे का भी कारण था, क्योंकि कुमाऊं में कुछ हलचल हो गई थी, राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, राजद्रोह हो गया था। कुल मिलाकर के बाहुबली पिक्चर बन गई थी। तो बाहुबली एक नए बाहुबली बन गए थे, भल्लाल देव वहां पर जन्म ले लिए थे, इसलिए बाहुबली बनना पड़ा ललित शाह को। अब वो कैसा घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ललित शाह की बात करें तो ललित शाह का शासनकाल ज़्यादा तो नहीं रहा, केवल 7 ही साल रहा था। वो था 1773 से 1780। देखिए ललित शाह है गढ़वाल श्रीनगर के राजा, हमने ये ध्यान देना है। ये हम कहानी ही श्रीनगर की पढ़ रहे हैं। ये वही श्रीनगर है जिसका प्राचीन नाम श्री क्षेत्र था या श्रीपुर, या इस श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। अब वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये श्रीनगर कई बार उजड़ा है और कई बार बसा हुआ है, इसलिए गढ़वाल का दिल्ली भी इसे कहा जाता है। देखिए वो उसी श्रीनगर की हम बात कर रहे हैं। अब ललित शाह के समय की बात करें तो ललित शाह के समय में एक तो बुगेल सिंह का युद्ध आप याद रखेंगे, यानी बुगेल सिंह का आक्रमण। वो क्या था, बुगेल सिंह ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ये एक सिख था, इन्होंने आक्रमण 1775 से 78 तक लगभग 2-3 साल लगातार आक्रमण किए थे। ये तो रह गया इनका आक्रमण बुगेल सिंह का, बस इनसे रिलेटेड इतने तथ्य याद रखना, ज्यादा नहीं। उसके बाद एक युद्ध है सिरमौर युद्ध। अब ये सिरमौर युद्ध ललित शाह का ही है, लेकिन ललित शाह ने ये सिरमौर युद्ध किया था सिखों से, वही बुगेल सिंह। तो बुगेल सिंह यानी एक सिख था, इन्हीं से युद्ध किया था। कहाँ? सिरमौर। सिरमौर है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 1779 में ये युद्ध किया था। देखिए लगातार 1775 से लेकर के 79 तक लगातार ये उलझे हुए हैं एक युद्ध में। और वो युद्ध कौन सा है? ये सिरमौर का युद्ध या सिखों से युद्ध। तो सिख भी इस समय गढ़वाल पर काफी आक्रमण कर रहे थे, उनसे बचने के लिए इन्होंने जवाबी कार्रवाई तो करनी थी। तो जवाबी कार्रवाई में काफी युद्ध इनका चला, 3-4 साल तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद एक घटनाक्रम कुमाऊं में घटता है, वो बड़ा खास था। उसने गढ़वाल और कुमाऊं के जो सिंहासन थे या गढ़वाल कुमाऊं के जो सत्ता थी उनमें काफी परिवर्तन ला दिया था। वो घटनाक्रम क्या था कि कुमाऊं में जब ललित शाह यहाँ के राजा थे श्रीनगर के, तो कुमाऊं के अल्मोड़ा की गद्दी पर दीपचंद बैठते थे और दीपचंद का संबंध ललित शाह से अच्छा था, यानी मैत्रिक संबंध था, क्योंकि कुमाऊं के साथ ऑलरेडी ललित शाह के पिता प्रदीप शाह के मैत्रिक संबंध थे, मित्रता काल था। तो दोनों में सामंजस्य अच्छा था, दोनों में अच्छी बातचीत बनती थी। अब वहां पर क्या होता है, कुमाऊं में जो दीपचंद राजा थे, दीपचंद राजा को उनके छोटे भाई मोहनचंद ने मार दिया था। अब जब दीपचंद को कुमाऊं में यानी अल्मोड़ा में मोहनचंद ने मार दिया अपने बड़े भाई को, वहां पर फिर गद्दी पर मोहनचंद बैठ गया दीपचंद को मार करके। और जो दीपचंद का एक और जो दीपचंद का एक बख्शी था, वह बख्शी किसे बनाया गया था? हर्षदेव जोशी को। और मोहनचंद ने दीपचंद को मार करके दीपचंद के बख्शी हर्षदेव जोशी को कैद कर लिया था, जेल डाल दिया था, ताकि हर्षदेव जोशी किसी भी प्रकार मोहनचंद के खिलाफ कोई एक्शन न कर दे या कोई कदम न उठा दे।
अब हर्षदेव जोशी था कुमाऊं का चाणक्य ठहरा, तो कुमाऊं का चाणक्य होने के साथ साथ इसने दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया कि कुमाऊं के बाहर जो राजा थे उनसे सहयोग की गुजारिश की, तो उन्होंने पत्र भेजा गढ़वाल राजा ललित शाह को। ललित शाह को इसलिए पत्र भेजा क्योंकि वो तो जेल में थे और कुमाऊं पर जबरन तरीके से मोहनचंद ने अपने भाई दीपचंद को मार करके शासन कर लिया था। और ऐसी कंडीशन में पत्र क्या भेजा, उन्होंने जेल से ही एक पत्र लिखा ललित शाह को और एक इनविटेशन दिया, बोला कि आप जो है कुमाऊं पर भी आक्रमण कर लीजिए। और कुमाऊं अभी काफ़ी अस्त व्यस्त अवस्था में चल रहा है, कुमाऊं पर मोहनचंद ने जबरदस्ती से शासन कर लिया है, तो आप यहाँ पर आकर के विजय कर लीजिए, मोहनचंद को जीत लीजिए। और ललित शाह ने हकीकत में यही किया और ललित शाह यहाँ से गया कुमाऊं। और कुमाऊं में जैसे गया मोहनचंद को भी भनक लग गई कि भाई ललित शाह सेना लेकर के आ रहा है, अब वहाँ का राजा बन गया है भाई को मार करके, तो भाई वो भी जवाबी कार्रवाई तो करेगा ही। तो मोहनचंद वहाँ से जवाब के लिए लड़ाई के लिए तैयार हो गए, युद्ध होना शुरू हो गया। तो वो जो युद्ध होता है मोहनचंद और ललित शाह के मध्य, वो युद्ध होता है बवाली ओखल का युद्ध। ये हम याद रखें कि बहुत ही ज़्यादा खास है। ये 1779 में होता है बवाली ओखल का युद्ध। और ये होता किस किस के बीच है, एक तरफ गढ़वाली राजा रहते हैं ललित शाह और उनके बेटे प्रद्युम्न शाह, दोनों लोग, और यहाँ कुमाऊं में रहता मोहनचंद। ये वही मोहनचंद है जिसने कि हर्षदेव जोशी को कैद किया हुआ है और दीपचंद को मार दिया है। जैसे ही इन दोनों में आक्रमण होता है बवाली ओखल का युद्ध, तो यहाँ से ललित शाह तो काफी प्रतापी राजा थे, बहुत बलशाली थे, शक्तिशाली थे, बड़ी सेना थी। उसके बाद मोहनचंद नया नया राजा बना था, मोहनचंद को इतना जानकारी थी भी नहीं, ना उनके पास उतनी सैनिक रही होगी, तो मोहनचंद हार गए ललित शाह से। अब हार गए तो खैर ललित शाह ने मारा तो नहीं, लेकिन मोहनचंद यहाँ से भाग गया और मोहनचंद भाग करके रामपुर के नवाब फैजुल्ला के दरबार में चला गया सरल लेने, और वहां रामपुर में चला गया। जैसे ही ये रामपुर पहुंचा तो ललित शाह के जीतने के बाद ललित शाह ने सबसे पहले हर्षदेव जोशी को जेल से बाहर निकाल दिया। तो हर्षदेव जोशी जो चाहते थे कि कुमाऊं को ललित शाह जीते, वो मनसा पूरी हो गई है। लेकिन हर्षदेव जोशी एक बख्शी थे, राजा तो नहीं बन सकते क्योंकि जनता उन्हें राजा के रूप में स्वीकार तो नहीं करती थी, वो एक बख्शी थे तो बख्शी ही रहेंगे। अब आगे राजा कौन बनता है, देखिए राजा की प्लानिंग क्या हुई। मोहनचंद तो हार करके भाग गया फैजुल्ला के यहां। अब फैजुल्ला के यहां भागा तो ललित शाह ने हर्षदेव को कैद से मुक्त करा, और मुक्त करने के बाद हर्षदेव जोशी तथा ललित शाह ने दोनों ने मिलकर के इस जो बेटा था इसका, ललित शाह का बेटा प्रद्युम्न शाह, इसको कुमाऊं की जनता के सामने दीपचंद का दत्तक पुत्र बताया। दत्तक पुत्र का मतलब दीपचंद ने किसे, दीपचंद ने, दत्तक पुत्र का मतलब यह हुआ कि उन्होंने जनता के सामने यह बात रखी कि प्रद्युम्न शाह दीपचंद के द्वारा ललित शाह को दिया गया था, ऐसा कहा गया था। तो इस कंडीशन में कुमाऊं के लोगों ने इस प्रद्युम्न शाह को जो है प्रद्युम्न चंद के रूप में स्वीकार कर लिया। अब अगला जो राजा बना वहां पर कुमाऊं पर राजा बनता है ललित शाह का बेटा प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह वहां पर प्रद्युम्न चंद के नाम से राजा बना। तो पहली बार ऐसी बात हुई कि पहली बार एक ऐसा पंवार राजकुमार था जो कि कुमाऊं में जाकर के चंद बनकर के राजा बना था, यानी चंद के रूप में राजा बना था, जबकि ये तो शाह था। और जनता को क्या बताया गया, दीपचंद का दत्तक पुत्र, और जनता ने विश्वास कर लिया। भाई योग्यता तो थी प्रद्युम्न शाह में, प्रद्युम्न शाह के कारण ही मोहनचंद भी हारा था, क्योंकि प्रद्युम्न शाह और ललित शाह दोनों ने युद्ध किया था और दोनों ने युद्ध करके मोहनचंद को हरा दिया था। तो दत्तक पुत्र के रूप में पहली बार गढ़वाल का राजकुमार कुमाऊं में जाकर के चंद यानी प्रद्युम्न चंद के नाम से राजा बना। और ये राजा बन जाता है कब, 1779 में, 1779 में। और वहां पर जो ये हर्षदेव जोशी थे, ये भाई साहब को जेल से बाहर निकालने के बाद उसके बाद प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया कुमाऊं में। प्रधानमंत्री का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये प्रधानमंत्री का मतलब हो गया सबसे मुख्य वाला मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री। तो सबसे बड़ा मंत्री बना दिया गया कुमाऊं में, किसको, हर्षदेव जोशी को, जो कि पहले केवल बख्शी हुआ करते थे। तो इनके साथ शासनकाल में जो है
अब कुमाऊं पर जो शासन करने लगे वो प्रद्युम्न चंद तथा इनके साथ सहयोगी के रूप में हर्षदेव जोशी शासन करने लगे। तो वहां कुमाऊं में राजा बन गए। जो मंशा किसकी थी? हर्षदेव जोशी की। तो पहली बार ऐसे हुआ जब हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं की राजगद्दी पर पहले राजा बनाया था। यह भी कहा जाता है कि हर्षदेव जोशी एक किंग मेकर थे, जिसने कि संपूर्ण उत्तराखंड में लगभग 8 राजाओं को राजगद्दी पर बिठाया था। तो किंग मेकर ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है किसे? हर्षदेव जोशी को, क्योंकि 8 राजाओं को राजगद्दी पर बिठाया। तो इस हिसाब से कुमाऊं का राजा प्रद्युम्न चंद बन गया और गढ़वाल का ऑलरेडी ललित शाह तो है ही है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, वैसे ललित शाह के 4 पुत्र थे। देखिए 4 पुत्र कौन कौन थे? सबसे बड़े बेटे का नाम था जयकृत शाह, जो कि उस समय श्रीनगर में ही थे, क्योंकि पिता युद्ध में गए थे तो एक श्रीनगर में भी जरूरी था, जो चाहिए थे। और वैसे भी श्रीनगर के राजा जयकृत शाह ने ही बनना था, क्योंकि ये बड़े बेटे थे और अपने पिता की कुर्सी पर अधिकार सबसे पहले बड़े बेटे का ही होता था। उसके बाद जो प्रद्युम्न शाह बने, ये प्रद्युम्न शाह सौतेली माँ का बेटा था, यानी ये जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह दोनों सौतेली माँ के बेटे थे। प्रद्युम्न शाह को इन्होंने कुमाऊं की गद्दी पर बिठा दिया ललित शाह ने। उसके बाद पराक्रम शाह थे, उसके बाद प्रथम शाह थे, ये 2 भाई भी थे। हालांकि उसके बाद ये जो प्रथम शाह है, बाद में गोरखा इन्हें पकड़ करके नेपाल ले जाते हैं। तो ये कई घटनाक्रम और होते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे। जो इनकी माँ का नाम था जयकृत शाह की माँ का नाम, उनका नाम था क्यूठली रानी, और जो प्रद्युम्न शाह की माँ का नाम था वो था डोट्याली रानी। तो मेरे ख्याल से बड़ी रानी क्यूठली रानी रहेगी, उन्हीं का बेटा बड़ा था जयकृत शाह, तो छोटी रानी डोट्याली रानी का पुत्र प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह तो वैसे भी गढ़वाल में राजा बनना नहीं था, इन्होंने इसलिए नहीं बनना था, बड़े भाई जयकृत शाह थे, तो जयकृत शाह ने ही राजा बनना था, इसलिए इन्हें कुमाऊं में बिठा दिया गया। अब अभी तक जो है, जैसे प्रद्युम्न शाह कुमाऊं में प्रद्युम्न चंद के रूप में बैठता है, तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में पवार वंशीय लोग शासन करने लग गए। ये खूबसूरत बात थी कि दोनों जगह बाप बेटे शासन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक घटनाक्रम और क्या हो जाता है कि अचानक ऐसी स्थिति हो जाती है कि ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। अब कई इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि ललित शाह की मृत्यु ये जो मोहनचंद थे, इन मोहनचंद की साजिश में मारे गए थे, क्योंकि मोहनचंद अभी खत्म नहीं हुई। मोहनचंद एक्चुअल में भाग करके फैजुल्ला की शरण में गया है रामपुर से सेना लेकर के आने की इच्छा थी मोहनचंद की, लेकिन फैजुल्ला जो है उन्हें सेना नहीं देते हैं। उसके बाद ये बरेली जाते हैं, बरेली में नवाबों से सेना इकट्ठी करके फिर से कुमाऊं पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। तो ये कहा जाता है कि उसी समय जो है ललित शाह कुमाऊं की सीमा सुरक्षा के लिए एक अभियान पर गए थे। अब उस अभियान से जैसे ही वापस लौट रहे थे, तो वापस लौटते समय एक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि किताबों में या इतिहास में कारण ये बताया गया है कि इनकी मृत्यु बीमारी से हुई थी। बीमारी का मतलब है वो बताया गया था कि मलेरिया से हुआ, या ये भी कहा जाता है कि घाम लगने से हुआ था। चढ़ घाम में जेठ के महीने में आ रहे होंगे तो शायद लग ही सकता घाम। तो ऐसी स्थिति में इनकी मृत्यु हुई थी। और वो मृत्यु भी कब हुई थी? ललित शाह की 1780 में ही। जैसे ही बेटे को कुमाऊं का राजा बनाया और राजा बना करके वहां एक विजय अभियान पर निकले थे, ताकि मोहनचंद कुमाऊं पर आक्रमण न करे, क्योंकि बेटा नया नया राजा बना हुआ था। ऐसी स्थिति में जैसे अभियान पर निकलते हैं, वहां से वापस आते समय कहा जाता है कि हवाला बाग में, जो कि अल्मोड़ा के ही अंदर है, हवाला बाग में दुलड़ी नामक स्थान पर जो है एक मैदान था जिसे कहते थे दुलड़ी चौड़। चौड़ का मतलब मैदान होता है पहाड़ी लैंग्वेज में। तो कुमाऊं से लौटते समय दुलड़ी चौड़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु का कारण बताया गया है घाम लगने से हुई थी, यानी मलेरिया से हुआ था। इसका मतलब आप अंदाजा लगा लिए, डायरेक्ट घमजर लगने से इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसी स्थिति में देखिए, दोनों बाप बेटों की जो मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं बीमारी से हुई है उस समय, क्योंकि शायद वैद्य नहीं होते थे, होते भी होंगे तो इतना मजबूत वैद्य नहीं होते थे जो कि इनका इलाज कर पाए समय पर। जो इनके पिता की मृत्यु हुई है, पिता की मृत्यु भी लकवा से हुई है, और बेटे की मृत्यु घाम लगने से हुई है। घाम का मतलब मलेरिया से हुई है। तो इस घटनाक्रम में 1780 में जैसे ही ललित शाह की मृत्यु होगी, तो फिर गढ़वाल पर भी चिंता सताने लगी। अब खैर चिंता तो ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि गढ़वाल के जो अगले राजा बनना था, उन्होंने बनना था जयकृत शाह ने। अब क्योंकि जयकृत शाह ललित शाह के बड़े पुत्र थे, और ये कुमाऊं में तो प्रद्युम्न शाह ऑलरेडी राजा बना हुआ है। ये प्रद्युम्न शाह फिलहाल कुमाऊं में ही शासन कर रहा है, और गढ़वाल में राजा बन जाते हैं कौन? जयकृत शाह। तो गढ़वाल के अगले राजा जो कि 53 में राजा होंगे,
वो हो जाएंगे जयकृत शाह। और जयकृत शाह के बाद पुनः एक बार गढ़वाल में जैसे ही जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है, फिर प्रद्युम्न शाह करके गढ़वाल में शासन करते हैं। तो गढ़वाल में शासन करने वाले जो अगले राजा होते हैं 54वें राजा, वो होते हैं प्रद्युम्न शाह। और प्रद्युम्न शाह श्रीनगर गढ़वाल के अंतिम राजा होते हैं। वो अंतिम कैसे होते हैं उनकी कहानी हम अगली वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे। यहां तक आप टोटल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से कई प्रश्न आते हैं। जयकृत शाह से रिलेटेड भी कई प्रश्न आएंगे जो कि अगले राजा बनने हैं पंवार राजा के, और उसके बाद 54वां राजा जो कि प्रद्युम्न शाह बनने हैं। जबकि अभी आप ध्यान दीजिए कि प्रद्युम्न शाह भी कुमाऊं में शासन कर रहे हैं। तकरीबन कुमाऊं में भी ये 1700 लेकर के ये 1779 से लेकर के 1786 कुमाऊं में शासन करते हैं 7 साल तकरीबन। उसके बाद वापस गढ़वाल आ जाता है क्योंकि इनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये घटनाक्रम काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड या इनसे जुड़े हुए तथ्य हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसका भी आप इंतजार करें। और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका अच्छे से लाभ उठा सकें। और मैं ये 100% कह सकता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं, आपको अन्य सोर्स से किसी भी प्रकार के तथ्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 100% प्योर है और 100% करेक्ट है, और सभी कुछ इसमें दर्शाया गया है। जितना भी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इनके अलावा अन्य तथ्य कुछ भी नहीं है। तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहेगा और एक शेयर और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।